जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एटी पर। तो आज का मैं वीडियो लाया हूँ मोस्टली झारखंड बोर्ड एवं जितने भी सरकारी एवं हिंदी मीडियम से बोर्ड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनने वाला है। ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो चैप्टर 2 हिंदी मीडियम चैप्टर 2 साइंस का है ना। नोट्स के माध्यम से आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो एकदम कुछ नहीं जानते हैं उन सभी से लेकर के एकदम पूरा अपर लेवल तक मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। 100% अच्छे तरीके से आपको पूरा एकदम ये वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है एवं नोट करते हुए चलना है। ये जो नोट्स है ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के होने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप सब इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है ना। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर 2 से बेसिकली लिया गया है। ठीक है, और इस अध्याय में आपको विषय में मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या क्या, इससे भी ज्यादा कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें बस लिखा हुआ है कुछ कुछ है ना पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अम्ल एसिड के बारे में आपको जानना है। क्षार के बारे में क्या होता है, सूचक इंडिकेटर्स मतलब अम्ल और क्षारक का कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल है कौन क्षारक है ना। उसके बाद अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण, वो लोगों को दोनों का अगर गुण क्या है, ठीक है, क्या क्या गुण है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया है ना, उसके बारे में जानेंगे। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद अधात्विक ऑक्साइडों कुछ क्षारकों के साथ अभिक्रिया है ना। क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता, उसके बारे में प्रबल अम्ल कौन सा होता है और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, ठीक है, मतलब अगर अम्ल को अगर जल में अगर घुलते हैं तो वो कौन सा, बेसिकली मैं बता देता हूँ कि H+ आयन देता है। ठीक है, और अगर क्षारक को घुलेंगे जल के साथ तो वो OH के माइनस आयन देगा। ठीक है, वो सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद पीएच जो स्केल है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें नंबरिंग किया होता है। और अगर बीच में होता है क्या, 7 होता है, मिड पॉइंट होता है बीच में 7। और अगर 7 से अगर कम रहेगा ना कोई भी तो वो माइनस में रहेगा, यानी कि वो अम्ल रहेगा। ठीक है, 7 से अगर कुछ भी कम रहेगा ना माइनस में जा रहा है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा अगर कुछ जाता है तो वो जितना अगर वो पीछे जा रहा है मतलब उतना ही वो अम्लीय होते जा रहा है। ठीक है, और 14 तक होता है लास्ट। ठीक है, और 14 से अगर इधर की ओर जा रहा है ना तो वो क्षार कहलाएगा, और 7 से अगर इधर की ओर जा रहा है तो वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, अगर 14 से भी अगर वो ज्यादा जा रहा है तो वो और ज्यादा क्षार कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक है, और अगर 0 से भी ये माइनस की ओर जा रहा है, -99, -98 ऐसा और जा रहा है ना तो ये और ज्यादा प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, ये सभी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, अपर लेवल तक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हम लोग मेनली रासायनिक जो सूत्र थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए उन सभी के बारे में मैं बताया हूँ। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, किसको, NaOH को, NaOH। ठीक है, उसके बाद विरंजक चूर्ण उसको क्या बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं CaOCl2, इसका सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, NaHCO3 हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब इसी को याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, धावन सोडा, धोने का सोडा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो H को हटा दो, H को माइनस गायब कर दो और 2 लगा दो, क्या हो गया, NaH, Na2CO3 और 10 जल ऐड कर दो यानी कि 10H2, बस बन गया सूत्र धावन सोडा का। बस आपको एक तो याद रख लेना। ठीक है, बेकिंग सोडा को याद रखेंगे ना तो अपने आप धोने का सोडा को याद रखने की जरूरत नहीं, बस H को हटा देना, वहाँ Na2 लगा देना और CO3 लगा देना। और देखो धोने का सोडा में जल होता है तो जल मिक्स कर देना। देखो अगर हम लोग धोते हैं कोई कपड़ा, मतलब एक याद करने का ट्रिक्स बता देता हूँ कि अगर हम लोग कोई कपड़ा धोते हैं तो धोने का सोडा ऐड करते हैं तो कपड़ा में क्या पानी तो लगेगा धोने के लिए। ठीक है, धोने के लिए पानी लगेगा तो क्या होगा, उसमें पानी ऐड करना होगा तो उसमें 10 जल ऐड कर देना। ठीक है, 10 जल ऐड कर देना, बस हो गया। ये हो गया आपका याद है ना, एक प्रकार से याद हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एक आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ लेता है कि इसका रासायनिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका मैं बता देता हूँ, याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ। पहले होता है CaSO4 है ना, ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, तो कैल्शियम SO4 यानी कि सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। उसके बाद क्या, पॉइंट लगा दिए, और कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद क्या, अर्ध हाइड्रेट बोल सकते हैं या फिर अर्ध जल बोल सकते हैं, आधा जल, ऐसे आप बोलेंगे ना तो याद रहेगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट आधा जल, याद रखेगा है ना, उतना क्या है कैल्शियम सल्फेट।
कैल्शियम सल्फेट है और आधा तो जल है ना, आधा जल है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और इसी को अगर हम लोग गर्म करते हैं, मान लेते हैं अगर और ज्यादा और देखो हाफ अगर और ऐड कर देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। उसका सूत्र क्या होता है बता देते हैं, ठीक है। देखो उसका सूत्र हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, 2H2O। बेसिकली आपको अगर बता दें कि झारखंड बोर्ड क्लास 11 का है ना प्रिपरेशन बायोलॉजी का, अगर आपका कोई भैया है, बड़े भैया है, तो उनको बता दीजिएगा कि आपके लिए कल है ना चैप्टर 1 जीव जगत का आने वाला है वीडियो 1 शॉट, ठीक है। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, जो कि रासायनिक समीकरण, वही मैं बताया हूँ जितना, उसी का समीकरण है एक प्रकार से, ठीक है, रासायनिक समीकरण है। देखो यहाँ पर साधारण नमक है, जिसको हम लोग आप सब कोई जानते हैं NaCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसका सूत्र क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, NaOH होता है। अब ये बना कैसे, तो ये देखो लवण है और यहाँ पर जल, जब लवण और जल दोनों को अगर जब हम लोग मिलाते हैं ना, तो वो बन जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, NaOH बन जाता है, ठीक है। लवण और जल ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो NaOH बन जाता है। और देखो Cl2 ये भी प्रवाहित होता है और जल भी, ठीक है। क्या होता है, हम लोग जब लवण और जब जल ऐड करते हैं तो वो बन जाता है NaOH। बताओ कैसे बना, तो यहाँ से Na लेगा और यहाँ से ले लेगा O ले लेगा और H, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या होगा, Cl2 जो 2 है यहाँ से ले लेगा और Cl2 और यहाँ पर जो जल है वो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पास तो ऑक्सीजन आ ही चुका था तो हाइड्रोजन मुक्त होगा बस, ठीक है, इस प्रकार से। अब विरंजक चूर्ण के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे बना फॉर्मूला, ठीक है। CaOCl2 ये सूत्र कैसे बना, मैं फॉर्मूला बार बार उच्चारण कर लेता हूँ, पर ये सूत्र है एक प्रकार से, ठीक है। तो फॉर्मूला और सूत्र, इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं और हिंदी में सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र। तो ये कैसे बना CaOCl2, देखो पहले होता है कैल्शियम COH का होल ट्वाइस, और जब हम लोग इसमें Cl2 यानी कि क्लोरीन जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है हम लोग का ये वाला जो आप देख रहे हैं CaOCl2, और उसके साथ जल जो होता है ना वो मुक्त हो जाता है H2O, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये कैसे बनता है, तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम लोग का नमक ले लेते हैं NaCl और उसके साथ जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और अमोनिया, बस ये 4 चीज से बन जाएगा हम लोग का NaHCO3, जो कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो चलिए कैसे बनता है, ठीक है, ये बन गया हम लोग का NaHCO3, ठीक है। और NH4Cl ये भी प्रवाहित होता है, ठीक है, ये भी बनता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है धावन सोडा, धोने का सोडा, ये कैसे बनता है, तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10 जल 10H2, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, धावन सोडा। अब धावन सोडा कैसे बनेगा, तो आपको याद करेंगे, मैं ट्रिक ही बताया था कि H को हटा दो और 2 लगा दो, H को हटाओ 2 लगाओ, तो याद हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10 जल ऐड कर दो 10H2O, ठीक है, ऐड कर दिए तो ये बन गया, ठीक है, धावन सोडा, धोने का सोडा। अब ये बना कैसे, ठीक है, अब इसको बना कैसे उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम लोग Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, Na यानी कि सोडियम, है ना, सोडियम और कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट और 10 जल ऐड करते हैं 10H2O, ठीक है, 10 जल जब हम लोग ऐड करते हैं ना तो वो बन जाता है हम लोग का क्या, धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 और जल मुक्त हो जाता है, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2, CaSO4 इंटू हाफ H2 बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो जब कैल्शियम सल्फेट और 2 जल को जब हम लोग तोड़ते हैं ना आपस में, तो वो बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2 और एक तो जल, ठीक है, और इसी यही हो जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, अम्ल। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है ना जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ल एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है
जो कि स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, तो नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमने क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। और ये क्या करता है, जल के साथ मिक्स होके H+ आयन देता है, ठीक है। उसके बाद एसिड जो शब्द होता है ना, वो लेटिन भाषा शब्द खट्टा से लिया गया है। प्रबल अम्ल क्या होता है, तो प्रबल अम्ल में आ जाता है HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट आ जाता है अमोनिया HNO3 है ना, यही सब आ जाता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल आ जाता है CH3COOH, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इस ये वाला जो कहने वाला जो बात है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बेसिकली आपको चैप्टर 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक वाला जो चैप्टर है ना, उसमें पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। तो वो बना कैसे है, इसको ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चैप्टर 4 में। और लैक्टिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे सांद्र अम्ल, जिसमें देखो सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि जो जल होता है ना, वो बहुत कम मात्रा में होता है, उसी को हम लोग सांद्र अम्ल बोलते हैं, जिसमें जल बहुत कम मात्रा में रहेगा, ठीक है। और तनु अम्ल, तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें जल रहेगा, तनु जब भी बोल देगा ना, जिसमें जल रहेगा, ठीक है। देखो जिसमें जो भी अम्ल रहेगा उसमें जल रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग तनु अम्ल बोलेंगे। अब क्षार, क्षार क्या होता है, क्षार जिसका स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा, जैसे नीम पत्ता हो गया, है ना, जैसे नीम पत्ता हो गया जिसका स्वाद कड़वा होगा। बेस हो गया साबुन, साबुन भी हो गया, है ना, बेस में साबुन भी आ जाता है, जो कि सोप हो जाए, है ना, ठीक है, सोप भी हो जाता है एक प्रकार से, एक क्षार, ठीक है। और जलीय विलयन में अगर हम लोग जलीय विलयन मान लेते हैं कुछ, जैसे साबुन मान लेते हैं, साबुन, ठीक है, जो साबुन है, इसमें इसमें अगर हम लोग प्लस जल ऐड कर देते हैं, जल ऐड कर देते हैं, तो वो उसको जब हम लोग जल ऐड करते हैं तो वो OH- आयन देता है। कौन सा आयन देता है, OH- आयन, यहाँ पर लिखा है कि जलीय विलयन OH- आयन देता है, ठीक है। कोई भी क्षार में अगर हम लोग उसमें जल मिलाते हैं तो वो OH- आयन देता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये सब। और दुर्बल क्षारक, देखो प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक इसमें भी है ना, इसका दुर्बल क्षारक का एक एग्जांपल लिए हैं NH4COH, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्षार, क्षार क्या होता है, जो जल में घुलकर एक प्रकार का क्षारक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है। जल में घुलकर एक प्रकार का क्षारक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टू मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होल ट्वाइस है। और लवण, लवण लवण क्या होता है, तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त एक प्रकार का पदार्थ होता है, उसी को हम लोग लवण बोलते हैं, जैसे NaCl और KCl, ठीक है, एक प्रकार का लवण है। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि क्षार क्या होता है, अल्केली, ठीक है, जो जल में घुल करके क्या क्षारक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा, उदाहरण भी देख लिया है ना, सॉल्ट का NaCl हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, सूचक। सूचक क्या होता है बेसिकली, तो सूचक अपने भाषा में मैं समझाऊं, यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसको रटने का जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ना, रटने का केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है, अपने हिसाब से लिखेगा ना तो काफी ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो सूचक क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो इंडिकेटर्स, तो वो क्या करता है कि अम्ल और क्षार का पता लगाता है कि कौन सा अम्ल पदार्थ है और कौन सा क्षार है, उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। बेसिकली आप जो ऊपर पढ़े ना कि एक लिटमस होता है, तो लिटमस भी एक प्रकार का सूचक में आ जाता है, ठीक है। तो सूचक कितने प्रकार का होता है, तो बहुत सारा प्रकार का होता है। पहला हो जाता है प्राकृतिक सूचक, जो कि पेड़ पौधा से निर्माण होता है, ठीक है, प्राकृतिक मतलब पता ही चल रहा है कि पेड़ पौधा हो गई, ठीक है। और उसके बाद संश्लेषित सूचक, जो कि कृत्रिम सूचक भी बोलते हैं, और गंधीय सूचक, जिसको महक से हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 तरह का आपको पढ़ना है 10th में, उसके बाद आगे लेवल में, अपर लेवल में आपको और ज्यादा सूचकों के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा लिटमस पेपर, जो कि आप ऊपर पढ़े हुए, लाल पत्ता गोभी, है ना, हाइड्रेजिया पौधे का फूल, हल्दी, ये सब आ जाएगा प्राकृतिक सूचक में। कृत्रिम सूचक में मिथेल ऑरेंज आ जाएगा और फेनोप्थिलीन आ जाता है, ठीक है। और गंधीय सूचक, अब गंधीय सूचक जिसको गंध के हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, ठीक है, उसी को हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि प्याज का महक बहुत काफी दूर दूर तक चल जाता है, ठीक है, तो ये प्याज हो जाएगा, ठीक है। और लौंग का तेल, लौंग का तेल भी आप सब जानते ही होंगे, है ना।
आयुर्वेद में भी कार्य आता है, काम आता है, और भी बहुत सारे है ना। गंध बहुत ही ज्यादा फैलाता है, ठीक है। इस प्रकार से गंधीय सूचक में आ जाता है प्याज और लौंग का तेल। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अब क्या होता है, अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण कौन कौन सा होता है, ठीक है। पहले ये वाला आपको पढ़ना ही नहीं है, पहली बात, ठीक है, सिलेबस में है ही नहीं रासायनिक गुण। मेन बात है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला गलती से लिखा गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, इसके बारे में है ना। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल और जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। कैसे, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अम्ल का ही मान लेते हैं एग्जांपल ले लिए, तो HCl एक अम्ल है। और जब धातु कार्बोनेट का बात करें तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का लिया है एग्जांपल, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है, और NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस, है ना। H2O यानी कि CO2 गैस और जल, है ना, ये सब निकल रहा है, ठीक है, उत्पाद में। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, ये वाला भी वही सेम उदाहरण है, ठीक है, लवण और CO2 का देख लीजिएगा। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, ये कैसा है, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, है ना, अपने लैंग्वेज में। कि देखो, जब हम लोग, ये टेस्ट है एक प्रकार का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धता का जांच करने के लिए। देखो, जब CO2 जो गैस होता है, उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि चूने का पानी में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अगर घुल देते हैं ना, चूने का पानी बोल रहा हूँ मैं, यानी कि देखो, अगर CaO है मतलब वो बिना बुझा हुआ चूना, मतलब वो, इसमें पानी नहीं मिला है, ठीक है, इसमें कहाँ H2O लगा है, ठीक है। यहाँ पास मैं अगर इसमें लगा देता हूँ कि CaOH का होल ट्वाइस, तो ये बन गया चूना जल, ठीक है। और जब हम लोग इसमें अगर CO2 गैस इसमें प्रवाहित करवाते हैं वायुमंडल से, तो वो बन जाता है क्या, संगमरमर का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो दूधिया रंग का दिखाई देता है ना। बेसिकली CO3 इसका सूत्र हो जाता है संगमरमर का, और प्लस जल निकलता है, ठीक है। जल कुछ अणु बच जाता है, इसीलिए वो जल निकल जाता है, ठीक है, जो यहाँ पास एग्जाम्पल में दिया है। और ये सफेद कलर का अवक्षेप होता है और अविलेय पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो ये है एग्जाम्पल है, जो अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में अगर और ज्यादा CO2 मिलाएंगे तो वो बन जाएगा और CaHCO3 सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, और का होल 2 बन जाएगा। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखो, अगर अम्ल और क्षार आपस में अगर अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार दोनों अगर अभिक्रिया करता है आपस में, तो वो क्या बनेगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है, लवण और जल यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया में लवण और जल बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया है जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, आप सभी को जानना होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो आप सभी को अपने लैंग्वेज में बता दो कि देखो, जब हम लोग का कोई भी उदासीन करने का रहे, मतलब कोई भी किसी का भी गुण अगर नष्ट करने का रहे ना, तो उसी को हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं, मतलब प्रभाव को जिसको अगर कम करना रहे। मान लेते हैं अगर अम्ल और क्षार अगर आपस में अगर मिला देते हैं दोनों, तो वो भस्म बन जाएगा, भस्म बन जाएगा एक प्रकार का, मतलब उदासीन बन जाएगा, तो उसी प्रकार को, उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। जब अम्ल और क्षार, एक मिनट, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करें, तो वो लवण और, जो कि यहाँ पास लिखा है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया या फिर इस प्रकार की परिघटना को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मतलब वो भस्म बना देता है एक प्रकार से, है ना, उदासीन कर देता है दोनों का, जो आपस में जो अभिक्रिया करेगा ना, वो दोनों लड़ लड़ के खत्म हो जाए दोनों का गुण, है ना, एक प्रकार से, तो वो बन जाएगा उदासीन, ठीक है, उदासीन अभिक्रिया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पास उदाहरण दिया है, जैसे यहाँ पास ये जो है ना, ये एक क्षार है और ये एक अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पास लवण दिया है एग्जाम्पल में, और जल, लवण और जल बनाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। आपको एक चीज बता दें कि जो धात्विक होता है ना, बस मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी आपको चैप्टर 3 में जानना है, धातु और अधातु वाला चैप्टर में, और इसको भी मैं बताऊंगा, जो कि अभी आपको जान के कोई जरूरत नहीं होगा। आपको पीएच स्केल में ये काम आएगा, 7 से कम और 7 से अधिक, है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, है ना। जब हम लोग धातु का बात करें तो वो एक क्षार हो जाता है। धातु क्या है, यानी कि कोई भी मेटल, लाइक
जैसे कोई लोहा हो गया है ना, कोई लोहा हो गया, तो वो उसको आप जीभ में चाट कर मत पता कर दिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर वो है ना, अगर वो प्रबल क्षारक रहे ना तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। एक प्रकार का टेस्ट से आप नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक क्षार होता है, क्षार, है ना। धातु क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। और अगर अधातु का बात करें ना, यहाँ बेसिकली लिखा नहीं है, मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अधात्विक जो ऑक्साइड होता है ना, अधातु जो होता है ना, वो क्या होता है, अधातु जो होता है ना, वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल होता है। अधातु होता है अम्ल, ठीक है, अधातु होता है अम्ल, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पास वही है कि जब धातु और धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, क्योंकि ये तो बेसिकली क्षार हो गया। तो क्षार और अम्ल दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, ठीक है, सिंपल है। जैसे यहाँ पास उदाहरण ले लिया है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब जल कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाएगा, ठीक है, H2। हम लोग का नेक्स्ट है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जैसे CaO और MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो अधात्विक ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अधात्विक जो ऑक्साइड होता है ना, वो अम्लीय होता है, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार लवण और जल बनाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पास लिया है, देखो अगर अधात्विक का बात करें तो पहले CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत सारे अम्ल घुले होते हैं, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर CO2 का एग्जाम्पल लिया हूँ। और प्लस में COH का होल्ड वाइज, और बना रहा है CaCO3 का निर्माण कर रहा है, और प्लस में H2 जो कि एक प्रकार का लवण है और यहाँ पर जल मुक्त कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अधात्विक ऑक्साइड का प्रवृत्ति अम्लीय होता है। नेक्स्ट का जितना भी टॉपिक है ना वो आगे का वीडियो आएगा, क्योंकि एक वीडियो में आप सभी को संभव नहीं है इतना, थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस का वीडियो बनने वाला है। तो इसको अगर समझ लेते हैं ना तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप सभी के लिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एवं हमारे जितने भी वीडियोज रहेंगे एक साल तक पूरा, आप वीडियोस लगातार देखेंगे ना तो आपको गारंटी देता हूं मैं कि 95 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पता करें तो 475 प्लस आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। जैक का बात करूं तो, और आप सभी को अगर CBSE का बात करूं तो वही उतने ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, फुल मार्क्स 500 का। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि बिहार बोर्ड तो 70 मार्क्स का वो लोग का रहते हैं, फुल मार्क्स 100 का रहता है ना, 30 मार्क्स इंटरनल, तो वो लोग के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे का ऑल टॉपिक्स के बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए अच्छे से, है ना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।